हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने टेट पर्यावरण के लिए एक स्पेशल क्लास बनाई है। इसमें 100 क्वेश्चन है। आप देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। मैंने 100 क्वेश्चन को लिया हुआ है। ये रिलेटेड क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए। आप जो जुलाई में 4 जुलाई को जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक बार एक नज़र डाल के देख लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने ये जो टाइगर देखिए, मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा कहाँ है, छत्तीसगढ़ असम, जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान आज तक पूछा है। पर्यावरण से रिलेटेड जो 500 ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसी सब क्वेश्चन लिया है। चाहे आप पढ़िए, चाहे आपको एक नज़र ये क्वेश्चन पक्षियों का महाद्वीप, टोडा जनजाति, ये सबसे जनजातियों से क्वेश्चन बनता है। तो एक नज़र इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको हो सके इसमें 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएँ। आप एक बार एक नज़र डाल लीजिए इस क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं टेट पर्यावरण अध्ययन। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास से उसका भले नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप वीडियो को देख सकें। यही सब मैंने पीडीएफ भी मैंने बनाया है। यही सब पीडीएफ पढ़कर मैंने भी अपना क्लियर किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन कैसा लगता है। 100 क्वेश्चन है इसमें। 100 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है, बार पूछता है, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला क्वेश्चन है कि खेती में सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली तो झूम कृषि है। झूम कृषि के बारे में मैंने एक कृषि से रिलेटेड मौसम के आधार पर कृषि, खरीफ, जायद की, रबी की फसल पे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। अगर आप देखना भी नहीं पे हो, झूम खेती क्या है, कंटूर कृषि क्या है, इस सबके 5-6 प्रकार हैं। तो मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया है, डाला है। अगर मेरे इसी चैनल पर आप पढ़ना चाहें तो आराम से एक वीडियो है, पढ़ लें। 10-15 मिनट का वीडियो है, पढ़ेंगे आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। जायद, खरीफ, रबी की फसल में ये क्वेश्चन फिक्स है कि रहता ही रहता है। झूम कृषि से, कंटूर कृषि से, रैचिंग कृषि से ये क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनते हैं, मैंने सिर्फ अपने इसी चैनल पे वही डाला है। मैंने भी यही सब पढ़ा हुआ था। तो झूम खेतियों में सबसे प्रचलित है झूम कृषि। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम तापमान मनुष्य के लिए 25 डिग्री है। ये -25 नहीं है, मैंने ये जो लगाया है 25 डिग्री कार्य सक्षम तापमान होता है। कैडमियम की अधिकता से, ये कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रेटम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट रोग, इटाई रोग, ये सब क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में बना है। इसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये देखिए, मैंने इससे भी क्वेश्चन लिया है। कैडमियम पूछ रहा है, कैडमियम की अधिकता से होता है तो इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से होता है तो ब्लैक फुट रोग होता है। ये नाइट्रेट की अधिकता से अगर कौन सा रोग होता है, अगर नाइट्रेट अधिक हो गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का रोग होता है। ऐसे ही करके इटाई रोग, बहुत बार कैडमियम की कमी से, इसको याद रखिएगा, कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है, इसको याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में हर बार पूछ सकता है। इस बार की जुलाई के टेट के एग्जाम में भी पूछ सकता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फ्लोराइड की अधिकता फ्लोरोसिस होता है। ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक की अधिकता से। तो जो 3, 4, 5 हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये सबसे ऐसे भी करके बहुत बार ये सबसे क्वेश्चन पूछा है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो 1974 में आया। ये भी यूपी टेट में पूछा हुआ है, ऐसे करके पूछ लेता है। ऐसे करके वन लाइनर मैंने बनाया है जो इससे क्वेश्चन पूछता है। बायोगैस में किस गैस की मात्रा अधिक होती है? तो बायोगैस में किस गैस की मात्रा अधिक होती है? तो बायोगैस में किस गैस की मात्रा अधिक होती है? तो बायोगैस में आप जानते होंगे, बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, वो भी मीथेन 60%। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मीथेन कितना % होता है, तो आप जानते रहिए बायोगैस जो होता है उसमें मीथेन 60% होता है। जल में 10वां क्वेश्चन है, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वो जल में कार्बनिक यौगिक कितने हैं, तो क्रोमैटोग्राफी द्वारा किया जाता है। गंगा की तटीय क्षेत्रों में किस प्रदूषण तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? वो है आर्सेनिक। तटीय क्षेत्रों में किसकी मात्रा पाई जाती है? तो आर्सेनिक की। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कभी हुआ? तो 1985 से 1995 में। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1985 या 95 में। इसका बृहद वीडियो भी देखिए मैं बना दूंगी इस पर, गंगा प्राधिकरण जो केंद्रीय गंगा है।
पीने योग्य पानी ये शायद राजीव गांधी के शासनकाल में शुरू हुआ था, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। ये आपको अगर नॉलेज के लिए हो तो आप गूगल पे डाल देख लीजिए कि ये है क्या। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में ही इसको शुरू किया गया है। ये है क्या, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको डाल के देख सकते हैं। पीने योग्य पानी में आसानी से अधिकतम उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये आर्सेनिक है, मतलब पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 0.05 EMG प्रति लीटर होनी चाहिए। आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कपड़ा उद्योग में संलग्न लोगों में होने वाला रोग कौन सा रोग होता है। जो कपड़ा उद्योग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको कौन सा रोग होता है, ये पूछ रहा है। कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों में कौन सा रोग होता है, तो कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों में बाइसिनोसिस होता है। कपड़ा उद्योग में जो संलग्न व्यक्ति काम करते हैं तो बाइसिनोसिस उनको नाम का एक रोग हो जाता है, बाइसिनोसिस। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों में कौन सी बीमारी फैलती है। तो जो कोयला उद्योग में जो काम करते हैं उनको न्यूमोकोमियोसिस नामक बीमारी होती है। ये फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि जो कोयले का छोटे छोटे कण होते हैं उनके जो फेफड़े में जा कर के वो जालनुमा संरचना बना लेते हैं, तो वही न्यूमोकोमियोसिस नाम की बीमारी होती है कोयले के उद्योग में जो काम करते हैं खदानों में। भूमिगत जल में प्रमुख तत्व प्रदूषक तत्व क्या है। भूमिगत जल में प्रमुख प्रदूषक तत्व क्या है, तो भूमिगत जो जल होता है उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड की अधिकता ज़्यादा होती है। ये दोनों ही हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। भूमिगत जल में प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक और फ्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल की गुणवत्ता, ये पूछ रहा है जल की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। तो जल की गुणवत्ता, जैसे जल को किस टेस्ट द्वारा जल की मात्रा को शुद्ध है कि अशुद्ध है नापा जाता है, तो इसके लिए BOD भी होता है, COD भी होता है, DO होता है। इसके द्वारा ही माप किया जाता है। तो BOD से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है कि जल की शुद्धता की या गुणवत्ता की माप किसके द्वारा की जाती है। तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट, और एक COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट, और एक DO होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो यही होता है जल की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए BOD से भी क्वेश्चन बना है, COD से भी बना है, DO से बना है। तो BOD COD इसके फुल फॉर्म याद रखिए कि जल की गुणवत्ता के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। BOD COD और DO। एक pH मान भी होता है जो जल की देखा जाता है, pH मान भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा के जल में pH मान कितना होता है। अम्ल वर्षा का जल में पूछ रहा है pH मान कितना होता है। तो अम्ल वर्षा में बताइए pH मान कितना होता है, 4.2 से कम होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑप्शन प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है बेंजीन, तलवीन और एवं जाइलिन। सीसा रहित पेट्रोल में उचित कार्य करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। पेट्रोल में ये देखिए सीसा होता है। सीसा हमारे सेहत के लिए, हमारी वायु प्रदूषण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जो हमारे सांस के द्वारा हमारे ऑक्सीजन में मिलता है, तो हमें बहुत सी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें बेंजीन और जाइलिन मिलाया जाता है, बेंजीन और जाइलिन मिलाया जाता है। लाइकेन की पर्यावरणीय प्रदूषक के सूचना। लाइकेन पूछ रहा है कि लाइकेन किस, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड के एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार बहुत बार रिपीट किया है। पूछा कि लाइकेन से क्वेश्चन श्योर है कि कोई भी एग्जाम आप EVS का पेपर देंगे उसमें लाइकेन से फिक्स है कि क्वेश्चन रहेगा। लाइकेन पूछता है कि किसके दो बीज की कड़ी होती है, ये तो पूछता है, या तो पूछता है कि लाइकेन के किस पर्यावरण का सूचक होता है, मतलब ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जैसे जहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा हो वहाँ लाइकेन की जो बढ़ोतरी होती है बहुत तेज़ होती है। इससे पता चलता है कि वहाँ यहाँ वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी जैसे लाइकेन है, पनप रहा है अगर उसका लाइकेन है, अगर वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो इसका विकास बहुत तेज़ होता है, वृद्धि और विकास बहुत तेज़ होता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। इससे पता चलता है कि वायु प्रदूषण यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पार्थेनियम पूछ रहा है कि पार्थेनियम जिसे गाजर घास कहा जाता है, पार्थेनियम, गाजर घास को ही पार्थेनियम कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन,
परागकण के उसके परागकण से या पॉलिन ग्रेन से कौन सा रोग होता है, ये पूछ रहा है। गाजर घास एक होता है पार्थेनियम, जिसको बॉटेनिकल नेम होता है, तो उससे चर्म रोग या दमा रोग होता है। चर्म रोग और दमा रोग होता है दोनों गाजर घास से। तम्बाकू के धुएं से कौन सा रोग होता है, तो तम्बाकू के धुएं से जो पीते हैं उनसे टोबैकोसिस नामक की बीमारी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, तो इस किसके कारण होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही करके यूपी टेट में क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। आप अगर 5-6 नंबर की उसमें संविधान रहेगा, 20 नंबर का तो इसमें ईवीएस पूछता है, और 4 या 5 नंबर का पंचायती राज व्यवस्था संविधान से क्वेश्चन रहते हैं। वही 5-6 नंबर के क्वेश्चन साइंस के बनते हैं। 7 से कभी 8 भी हो गया, तो वही 17-18 नंबर का, आप जैसे लेवल फिक्स नहीं रहता, वही 17-18 नंबर का आपका ईवीएस आपको मिलेगा। ऐसे ही करके ईवीएस से क्वेश्चन पूछते हैं। इकालजी से, पॉलिन नेशनल पार्क से, अभी मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें नेशनल पार्क से भी लिया हुआ है हमने। जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह से मैंने क्वेश्चन लिया। पौधे की जड़ों द्वारा फास्फोरस किस रूप में ग्रहण किया जाता है, तो फास्फोरस आर्थोफास्फोरस के रूप में ग्रहण किया जाता है। वो पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे प्रभावित होता है उस उच्च कार्बन चक्र कहते हैं। वो पोषक चक्र जो पत्थरों के पच्छे से प्रभावित होता है वो फास्फोरस चक्र कहते हैं। मौलिक जैविक तत्व क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में, हर एग्जामों में पूछता आया है। मौलिक जैविक तत्व क्या होते हैं, तो मौलिक जैविक तत्व जो है ये 6 तत्व होते हैं। कार्बन, ये एनसीईआरटी बेस से मैंने क्वेश्चन ही बनाया हुआ है। कार्बन, ये एनसीईआरटी की बुक में है। मौलिक जैविक तत्व तो कई बार ये में क्वेश्चन इसे पूछा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये 6 मौलिक तत्व आप याद कर लीजिए। 6 मौलिक तत्व ये जो हैं स्वतः मिट्टी में पाए जाते हैं या वायुमंडल में पाए जाते हैं। यही 6 मौलिक तत्व मूल रूप से हमेशा विद्यमान रहते हैं। जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ। तो इन सब कुछ 6 को आप याद रखिएगा। उपभोक्ता स्तर में संग्रहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से में करने वाला जो लेगूम्स इसमें मटर के प्लांट में पाया जाता है, उससे क्वेश्चन, जब मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया होता तो उससे क्वेश्चन पूछा था कि मटर की जड़ों में जो पाया जाता है, नूडल्स पाया जाता है, उसमें कौन सा ये है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को वो स्टोर करता है। तो वो ये क्वेश्चन उसमें एज़ोटोबैक्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये नास्टाक और एनाबिना ये एल्गी हैं, नील हरी शैवालें पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए नास्टाक, एनाबिना ये दोनों एल्गी है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो साइकस की एक प्लांट होता है ग्रीन कलर का, इसको ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, कहीं कहीं गमले में इसको सजावट के रूप में लगाते हैं। उसकी प्रवाल जड़ों की थैलस में ये पाया जाता है नास्टाक, एनाबिना। एंथोसिरास के थैलस में पाया जाता है और धान के खेत में पाया जाता है। ये जो नास्टाक और एनाबिना एल्गी है, और नील हरी शैवाल जो ये है, ये तीनों चीज़ें साइकस की प्रवाल भित्तियों में पाई जाती हैं, एंथोसिरास के थैलस में पाई जाती हैं, धान के खेत में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। जैविक साम्यता क्या होती है? जैविक साम्यता होती है जिसमें उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, अपघटनकर्ता हो, तीनों हो, उसको जैविक साम्यता कहते हैं। मतलब उत्पादक करने वाले भी हों और उसका उपभोग करने वाले भी हों, और उसको अपघटित करने के लिए बैक्टीरिया भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया भी हो, तो वही जैविक साम्यता होती है। दम घोटू गैस याद रखिए, क्रैकिंग गैस, दम घोटू गैस। मैंने गैस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने इसी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। अगर गैस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन रहते हैं
हैं, फल पकाने वाली गैस, एथाइलिन। तो इस सबसे क्वेश्चन एक फिक्स है गैस से रहता है, तो मैंने इस पर ये वीडियो बनाया है। दम घोटू गैस, क्रैकिंग गैस, फल में पकाने वाली गैस, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो रेडान है, जो वायुमंडल में पाई ही नहीं जाती। तो गैस पे मैंने एक वन लाइनर अपना एक वीडियो डाला हुआ, अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। वह गैस जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है, वो भी है कार्बन मोनोऑक्साइड है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन, जैसे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली, हम मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक अगर गैस कोई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? ऑटोमोबाइल से, यानी कि मोटर वाहनों से, पेट्रोल डीजल के जलने से निकलते हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों इतनी खतरनाक है? क्योंकि ये हमारे जो हमारा ब्लड है उसके हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट जो है रिएक्शन करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसीलिए ये जो ये ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के जो हमारा बहाव होता है एक सेल से दूसरे, एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड उसको ब्रेक करती है, उसको जाने से रोकती है। तो यही है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कर देती है। तो कार्बन मोनो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन ऑटोमोबाइल से होता है, यानी कि जो वाहन चलते हैं उससे। जो इसका सबसे ज़्यादा निष्कर्षण ऑटोमोबाइल पेट्रोल डीजल के जलने से होता है। डायरेक्ट हमारी हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये सब मैटर, पूरा मैटर समझ लिए होंगे। पॉल्यूशन से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये शब्द है, लैटिन शब्द है पॉल्यूलर वर्ड से हुई है। किस गैस के कारण ताजमहल सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो ताजमहल के बारे में भी किसकी जैसे रिफाइनरी जो ताजमहल आगरा में है उसके एक थोड़ा ही पास में एक ये तेल की रिफाइनरी है। तो तेल की रिफाइनरी सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इसी के कारण जो है ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। तो ताजमहल का सर्वाधिक प्रभावित हुआ है किस गैस से? सल्फर डाइऑक्साइड से, क्योंकि इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए वो ताजमहल के जो पत्थर लगे हुए हैं उसमें रंग पीला हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा उसका निष्कर्ष जो प्रभाव पड़ रहा है वो उसके पास, जो ताजमहल के पास में जो रिफाइनरी लगी है, तेल की रिफाइनरी, उससे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, तो ताजमहल को प्रभावित कर रहा है। तो कौन सी गैस प्रभावित कर रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन गैस उत्सर्जन का स्रोत है। तो मीथेन गैस देखिए कहाँ कहाँ से निकलती है। मीथेन गैस धान के खेत में मीथेन पाई जाती है, कोयले की खदानों में मीथेन पाई जाती है, जुगाली करने में जो पशु जुगाली करते हैं जो वाइट कलर का झाग निकलता है वो मीथेन होता है। मीथेन गैस का उत्सर्जन करती हैं और समुद्र में मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस से भी क्वेश्चन पूछता है। एक पढ़े होंगे, चलिए अभी याद आ जाए बता देंगे। ग्लोबल वार्मिंग में पढ़े होंगे मेन कारण क्या होता है, चलिए बता देंगे। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है। इस स्रोत में सबसे ज़्यादा मीथेन आर्द्र भूमि क्षेत्र में, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र उसमें 76% मीथेन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है मीथेन का, तो आर्द्र भूमि क्षेत्र का। तो ये भी क्वेश्चन हर बार यूपीटी के एग्जाम में देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही बनता है, ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो मीथेन का उत्सर्जन सबसे 76% आर्द्र भूमि क्षेत्र ऐसा है जो मीथेन का उत्सर्जन करता है। मीथेन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मीथेन से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र दोनों प्रभावित होते हैं। मीथेन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी गैस नहीं है, ये इससे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र दोनों प्रभावित होता है। बेंजीन से कौन सा रोग होता है? तो रक्त कैंसर रोग होता है। स्टोन लेप्रोसी क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट इसको भी पढ़िएगा। स्टोन लेप्रेसी क्या है याद कर लीजिए, वन माइलर मन कीजिए, रट्टा मार लीजिए, एक बार दो बार हमारा वीडियो देख लें आपको याद हो जाएगा, तो आपको पीडीएफ की भी जरूरत नहीं। स्टोन लेप्रेसी क्या है, अम्ल वर्षा के कारण जो प्राचीन भवन मूर्तियों का गलना था उसी को स्टोन लेप्रोसी का है। लेप्रोसी मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है लकवा मारना। जब लकवा मार देता है मनुष्य को तो हाथ पैर जिससे चलना बंद हो जाते हैं, तो वही चीज़ है स्टोन लेप्रोसी। पूछा स्टोन मतलब होता है पत्थर, तो स्टोन लेप्रोसी क्या लकवा मार जाए, तो मतलब वही अम्ल वर्षा के कारण जो प्राचीन भवन और मूर्तियों का गलना होता था, गल जाती थी, अम्ल वर्षा होती थी, अब उसके कलर डल हो जाते थे, तो वही है स्टोन लेप्रोसी। सुपरसोनिक जेट विमान क्या धारणी विकास से भी देखिए क्वेश्चन में लिया हो, धारणी विकास से भी हर बार यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहले सुपरसोनिक जेट विमान समझ लीजिए क्या है, निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन क्षरण में भूमिका निभाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल। जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं इनसे गैस उत्सर्जन होती है, ये ओजोन क्षरण में भूमिका निभाते हैं। इसका गैस का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है जो सुपरसोनिक जेट विमान से निकलती है। ओजोन क्षरण जो ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसको ये भी याद रखिएगा कि उसमें बहुत बार हर बार की यूपी टेट के एग्जाम में ईवीएस में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। क्षोभ मंडल से, या तो जो घटनाएं बिजली का कड़कना, बारिश होना, ये सब घटनाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती है, या तो पूछता है, या तो ओजोन पूछता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल, इसकी इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ये भी याद रहना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रेटोस्फीयर देते, समताप मंडल नहीं देता, तो समताप मंडल में पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। धारणी विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो ब्रटलैंड आयोग ने किया। ब्रटलैंड आयोग मैंने अपने बीसी यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट्स बनाया, ब्रटलैंड आयोग अगर पढ़ना चाहता आप पढ़ना। ये धारणी विकास आप समझ रहे होंगे, इसकी इंग्लिश होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप अगर नहीं समझ में आया टॉपिक डाल के देख लीजिए। सस्टेनेबल इसी को धारणी विकास कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रटलैंड आयोग ने दी थी। धारणी विकास संबंध रखता है नवनियतिवादी अवधारणा पर। सतत अस्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये सतत अस्थायी विकास का IUCN ने सर्वप्रथम इसमें प्रयोग किया जाता है। तो IUCN क्या है, IUCN जो है इससे भी क्वेश्चन बना है, आज तक पूछा है कि IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यही है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको आप याद रखिए, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है IUCN का। तो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहली बात IUCN में की गई थी, ये आप याद रखिएगा। धारणी विकास को ही जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा सर्वप्रथम अगर रखी गई तो ब्रटलैंड आयोग में रखी गई। सबसे पहले अगर बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो ब्रटलैंड आयोग ने की थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्रटलैंड आयोग पढ़ना चाहें तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपने एक शॉर्ट डाला हुआ है, आप जाकर उसमें पढ़ाई पर देख सकते हैं कि क्या है ब्रटलैंड आयोग। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में की, 1987 में ये इसका एक थीम था जो प्रकाशित हुआ। जितने भी इस चीज़ है मैंने सब बताया। पहली बात अगर परिभाषा दी गई तो ब्रटलैंड आयोग में की गई। धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। इकालजी सरफस, इसको तो आप पढ़ के जरूर श्योर हो जाइए, ये तो फिक्स है, एक नंबर का ये क्वेश्चन ही पर रहता है। इकालजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाए, इकालजी इकोसिस्टम किसने परिभाषित किया, अर्नेस्ट हेकल ने। तो ये सबसे क्वेश्चन एक फिक्स है कि रहता ही रहता है, इसको अवश्य आप पढ़ के जाइए। इकालजी शब्द का सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने किया था। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या होता है, सर्वोत्तम रूप क्या होता है, जब एंजाइम वर्क करना स्टार्ट करती है तो 25 से अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तभी एंजाइम वर्क करती है, अन्यथा वो वर्क नहीं करती है, निष्क्रिय पड़ी रहती है।
वनस्पतियों के सड़ने में कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों को सड़ने में मीथेन गैस निकलती है। अगर वनस्पति कोई चीज़ सड़ रही हो तो वहाँ पे मीथेन गैस निकलती है। पौधे के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसको ह्यूमस का, ह्यूमस मतलब वही जो खाद बनता है। जैसे कोई पोषक पौधा, पेड़ है, पौधा, पत्तियाँ गिर रही हैं और उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, उसको पत्तियों को सड़ा करके, खा करके, गला करके खाद के रूप में, मिट्टी के रूप में उसको बदल देती हैं, तो वही ह्यूमस होता है। ह्यूमस में सभी पोषक तत्व युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है, जो मतलब जो उसको हम खाद कहते हैं वही ह्यूमस है। ह्यूमस को, खाद को ही ह्यूमस कहते हैं। भारत में अवनालित अपरदन का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो मालवा का पठार है। ये क्वेश्चन, मालवा का पठार सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपरदन होता है। भारत में सर्वाधिक अवनालित अपरदन वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। नदी से जितने क्वेश्चन, भारत की नदियाँ हैं, गंगा है, चंबल नदी है, गोदावरी नदी है, कोसी नदी है, ये सबको अवश्य पढ़ के जाइए। नदी से क्वेश्चन फिक्स है कि ब्रह्मपुत्र नदी है। ये किस पद्मा के नाम से जाना, कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये सब भी याद रखिएगा, पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन से फिक्स है, रहता है ये नदी से। भारत की नदियाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है इसमें, यूबीएस के प्राइमरी के सिलेबस में। वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व है, वाष्पोत्सर्जन के लिए सबसे आवश्यक पोटेशियम है। वाष्पोत्सर्जन, ये साइंस का क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व तो पोटेशियम है। पोटेशियम रहेगा तभी वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है। अगर पोटेशियम की नहीं है तो उसकी प्रोसेस नहीं होगी। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन नॉर्मल एक समझ लीजिए, जो पेड़ पौधे हैं जो भूमि से या वर्षा का जल जो किसी माध्यम से अपने अंदर पत्तियों में, जड़ में, तना में जो अपना जल संग्रहित रखते हैं, वो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश जो है उस जल को अपनी तरफ वायुमंडल में ऐसे खींचता है अपने, वही होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो पत्तियों के जल होते हैं, जड़ के तना के जो तने में फैले रहते हैं, वो सूर्य का प्रकाश उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी से ही संघनन होता है, संघनन से ही बारिश होती है। जो बारिश होती है वो ये हमारी पृथ्वी का जल ही बादल बनाता है, बादल से सब बारिश होती है, तो वही होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ऊपर कोई भंडारा नहीं है जल रखा हुआ है, यही जो पृथ्वी का हमारा जल होता है, वर्षा जो स्टोर जल है, ये पेड़ पौधों से, यही पेड़ पौधे ही वर्षा का कारण होते हैं। इसी पेड़ पौधों के जल से ही वर्षा होती है। इसलिए कहा जाता है पहले बहुत वर्षा, क्योंकि पहले जंगल, पेड़, वन बहुत ज़्यादा थे। अब इसकी संख्या घट रही है, इसलिए वर्षा भी की मात्रा भी अब घट रही है। और वर्षा होने का मेन रीज़न है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के जल से ही वो बादल बनता है, बादल से फिर बारिश होती है। पौधों में पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश का कितना % अवशोषण और परावर्तन होता है? तो 80 से 84% अगर सूर्य का प्रकाश किसी पेड़ पे पड़ता है तो 80 से 84% तक जल जो है, जो सूर्य का प्रकाश है वो अवशोषित होता है। सिर्फ 10 से 14% ही जल परावर्तन होता है, बाकी 80-85% सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा। और जितना अवशोषित होता है, 43 प्रकाश का 43% का केवल 4% ही प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। अन्यथा और सारे वायुमंडल में जो रहते हैं सूर्य का प्रकाश विसरित हो जाते हैं। केवल 4% ही पौधा उस प्रकाश को लेकर के प्रकाश संश्लेषण करता है। जितना भी अगर 85% लिया उसमें 4% ही प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है उसमें पूछ रहा है कि इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत बार एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कौन सी ऊर्जा किस रूप में बदलती है? तो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। जब उसकी प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के उसके जो उसका फार्मूला है उसमें जाएंगे तो उसमें जो है जल H2O भी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसमें H2O का ऑक्सीकरण होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की यह विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में ये याद रखिएगा।
प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंग के आधार प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रकाश अगर लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज होता है लाल और नीले प्रकाश में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाष्पोत्सर्जन में रंध्रों के खुलने बंद होने का मेन कारण होता है प्रकाश। अगर प्रकाश है तो रंध्रों का खुलना बंद होना निर्भर प्रकाश भी करता है, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश। अगर वाष्पोत्सर्जन पत्तियों का खुलना रंध्र जो होते हैं, पत्तियों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के पत्तियों में होती है, तो पत्तियों के जो रंध्र वाष्पोत्सर्जन क्या हमने अभी बताया, तो रंध्रों का जो खुलना बंद होता है अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, अगर जहाँ जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है तो रंध्रों को खुलते नहीं, तो उस समय उस दिन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। लेकिन जिस दिन सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है उस समय रंध्र खुलते हैं, उसमें प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तेज होती है। ये सब साइंस के क्वेश्चन है। साइंस में ये सब साइंस भी 7-8 नंबर का पूछता है टेट में। मैंने जब सन 2019 में एग्ज़ाम दिया हुआ था तो उसमें 7 नंबर की साइंस है, तो साइंस से भी क्वेश्चन रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के खुलने बंद होने पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है। कीटभक्षी पौधे हैं, यूट्रिकुलरिया ड्रोसेरा है। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तो कीटभक्षी पौधे पर अगर देखना चाहे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन रहता है कीटभक्षी पौधे से भी। पौधे का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधे का निर्माण होता है। पौधे में विटामिन ए और कैरोटीन, विटामिन ए याद रखिएगा, विटामिन ए से पूछता है क्वेश्चन। प्रकाश द्वारा प्रौद्योगिकी के किस हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, तो ऑक्सीन हार्मोन जो है प्रकाश द्वारा ऑक्सीन हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है। दीर्घकाली वो कौन से प्लांट होते हैं, पालक, गेहूँ, जौ होता है। अल्प दीर्घकाली होते हैं, सोयाबीन होता है। प्रकाश उदासीन पौधे होते हैं, टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी और कपास। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल, देखिए ये बताया हमने अभी ना, जल का ऑक्सीकरण होता है। आप चेन नहीं लगाइएगा, ये वर्ग बहुत बार पूछा है। नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे प्रोटीन संश्लेषण और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण और न्यूक्लिक अम्ल का प्लांट जो निर्माण कर। नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 78% जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, तो इसका पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी ये नाइट्रोजन होती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को ये भी क्वेश्चन पर जीरोफाइट कहा जाता है, उनको जीरोफाइट। ये सब साइंस के क्वेश्चन है, इस साइंस से भी क्वेश्चन पूछता है, तो उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। पौधे के किस प्रकार जल अवशोषित होता है, तो केशिका जल। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो पौधे जो जल भूमि से अपने अंदर लगाए जाते हैं भूमि में, तो अपने अंदर भूमि से जो जल अवशोषित करते हैं, तो उस किस प्रकार के जल को, तो केशिका जल उसको कहा जाता है। मृदा में उपस्थित अच्छे होने वाला कार्बनिक पदार्थ माने ह्यूमस बताया, ह्यूमस जो खाद होता है वह। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़िएगा। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा प्रवाह एवं जैव भू रासायनिक चक्र से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, तो जैव ऊर्जा प्रवाह और उसको गतिक हृदय कहा जाता है। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। जीवों की खाद्य स्वभाव में जितनी अगर विविधता पाई जाएगी, उस खाद्य श्रृंखला उतनी ही ज़्यादा लंबी होगी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीवमंडल में जाति की संख्या, एक ही जाति की अगर संख्या है, ये भी रिपीटेड के एग्जाम पूछा हुआ है, जीवमंडल में एक ही जाति की संख्या तो उसको जनसंख्या कहेंगे, लेकिन एक से अधिक जातियों का समूह हो तो उसको जैव समुदाय कहते हैं। ये माइनर डिफरेंट है, याद रखिएगा। प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत बहुत बार पूछा है, हर बार जब हमने टेस्ट दिया था तब भी ये पूछा हुआ था कि प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, हमारे जीवन जीने के लिए हमारी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। ये जो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण काल को क्या कहते हैं, तो इकोटॉन कहते हैं उसको। एक आहार श्रृंखला कड़िया में कितनी कड़ियाँ होती हैं, 4, मिनिमम 4 होती हैं, अधिकतम 10, 4, 6, 8 भी हो सकती हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा कितनी, जल की जो मृदा में जैसे जितनी जल की जितनी मात्रा है उसको होलार्ड कहते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर का है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है, ओस्लो में। अम्ल वर्षा का जो सूचना केंद्र है, अम्ल वर्षा सबसे पहले शायद नॉर्वे में हुई थी,
नॉर्वे कि स्वीडन, कन्फ्यूजन हो रहा है, देख लीजिएगा। नॉर्वे भी क्वेश्चन पूछा होगा हम लोग, सबसे पहले कहाँ हुई थी, स्वीडन में कि नॉर्वे में। और इसका जो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है ये ओस्लो में है। भारत मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक विस्तृत है, सबसे ज़्यादा विस्तृत अगर कोई वनस्पति है मैंग्रोव वनस्पति है। कौन सा पारितंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है, तो समुद्र का पारितंत्र सबसे बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर ये फैला हुआ है। भूगोल को मानव स्थिति के रूप में परिभाषित किया तो हरनाल बेरोज ने। पारिस्थितिक तंत्र में होता है ऊर्जा का लाभ और खनिजों की हानि होती है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांगला को कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी इम्पॉर्टेंट। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे, कैलाश सांगला को कहा जाता है। किस राज्य को टाइगर राज्य कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसमें टाइगर राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 12 या 13 नेशनल पार्क हैं, यहाँ पाए जाते हैं, इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया देखिए राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। राजा जी पार्क फेमस है एशियाई हाथी के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछे, राजा जी पार्क जो किस लिए फेमस है, तो एशियाई हाथी के लिए। इसमें कार्बन ग्रेडिंग की कल्पना किस सम्मेलन में आई थी, तो कार्बन ग्रेडिंग की कल्पना जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। जंगली गधों के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान, तो गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जंगली गधों के लिए ही फेमस है, तो ये गुजरात होगा। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया है, किस राज्य प्रोजेक्ट टाइगर में, तो कान्हा बाघ अभयारण्य जो है उसको प्रोजेक्ट टाइगर के में शामिल किया गया है। सुनामी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। बधुआ मजदूर उन्मूलन एक्ट कब आया, तो 1976 में आया। बाल श्रम उन्मूलन एक्ट कब आया, 1986 में आया। शोषण के विरुद्ध संविधान, भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन रहते हैं कि शोषण के विरुद्ध ऐसे पूछेगा कि शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं आप 6 पढ़ जाइए, एक फिक्स है, एक मौलिक अधिकार है, उसमें आपसे पूछता है कि समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जितने 6 हैं, 7 मौलिक अधिकार थे, और एक संपत्ति का अधिकार का, अब 300 में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से ख़त्म कर दिया गया है। तो 6 मौलिक अधिकार को 6 पढ़ के जाइएगा। जब मैंने ये समता का अधिकार पूछा था किस अनुच्छेद किस तक पाया जाता है, तो ये से ही फिक्स है आ रहा था। शोषण के विरुद्ध 2324 में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा आसाम में है। सरिस्का रणथंभौर मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मरुस्थल एक है, सरिस्का रणथंभौर और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो राजस्थान लगाइएगा, ये राजस्थान में है। सलीम अली हिमिस दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये सलीम अली अलग है, हिमिस अलग है, दाचीग्राम ये अलग है, तो ये जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का रणथंभौर मरुस्थल ये राजस्थान में, सलीम अली हिमिस दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, ये लिखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है ये ग्लोबल 500 पुरस्कार। मेरे चैनल का नाम है टिट यस टिट मिशन, दोनों फतेह करना है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति पाई जाती है। इसमें बहुपति व्यवस्था है, एक स्त्री कई आदमियों से शादी कर सकती है, 2, 4, 6 पति रखना चाहे तो रख सकती है। ये किस टोडा जनजाति में, टोडा जनजाति बहुपतिक व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन पूछा बहुपतिक व्यवस्था किस जनजाति में, टोडा जनजाति जो नीलगिरी पर्वत पे पाई जाती है। इसमें बहुपति एक औरत कई आदमियों से शादी कर सकती है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ये थे 100 क्वेश्चन, इसको आप पढ़िएगा, पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे चैनल का नाम है टेटे स्टेट मिशन। इसको जितना हो आप रिपीट कर लीजिए, पढ़िए, पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए, आपका बड़े ही आराम से
आप क्लियर कर ले जाएंगे। ज़्यादा ये टफ, इतना टफ नहीं है, जितना आप इतना बता दीजिए। 100 क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल ही जाएगा। सब क्वेश्चन उसी के बेस से बनाए गए हैं।